हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। ये चैप्टर मैं आज नया शुरू करने जा रही हूँ, ये इसकी पहली वीडियो होगी। लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि अगर आपने प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वो नहीं देखी हैं, जिसमें कि मैं पिछले 10 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और सारे चैप्टर्स मैंने पूरे पढ़ाए हैं, सबके सारे क्वेश्चन कराए हैं। और स्पेशल बात यह है कि सब मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाए हैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 8 की, वहाँ पर आपको सिर्फ क्लास 8 के ही सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर से जाकर उनको विजिट करें। साथ ही साथ क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध है। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके साथ चैनल के लिंक को शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि लॉकडाउन पीरियड में जबकि स्कूल्स खुले नहीं हैं, ट्यूशन्स अवेलेबल नहीं है, तो आप उनके साथ जब इस लिंक को शेयर करेंगे तो आप ऐसा करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में आपने क्लास 7 तक भी पढ़ा है, लेकिन हो सकता है क्लास 7 तक आपने इस नाम से ना पढ़ा हो। ठीक है, ये नाम नहीं आपको पता हो। तो मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम की ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिगर्स मतलब शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिगर्स या शेप्स दो तरीके के होते हैं। मैथमेटिक्स में इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है 2D, 2 और कैपिटल डी, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है 2 डायमेंशनल। दूसरी कैटेगरी होती है 3D और इसकी फुल फॉर्म होती है 3 डायमेंशनल। अब ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या है ये हम समझते हैं। मैं इनको कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको इन दोनों में अंतर भी पता चले। तो 2D, जो D मीन्स डायमेंशन जो लिखा है उसको कहते हैं हिंदी में विमा। ठीक है, वो क्या होती है, आपने डायमेंशन वर्ड भले ही ना सुना हो, लेकिन आपने लेंथ ब्रेथ हाइट तो सुना है ना, तो इसी को डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ये डायमेंशन कहलाती है। तो जो 2D फिगर होती है उसमें दो ही डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ, इसीलिए इसका नाम होता है 2 डायमेंशनल। और जो 3D फिगर्स होती है उसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसीलिए इसको कहते हैं 3D फिगर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके एग्जाम्पल है ट्राइंगल, जो कि 3 शेप की 2D फिगर है, 3 साइड्स की 2D फिगर है। और दूसरा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हो, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर वो बना हो और वो क्लोज्ड हो, बंद हो, तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मैंने आपको पहले भी जब कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि क्वाड का मतलब 4 होता है मैथमेटिक्स में, तो इसीलिए क्वाड्रिलेटरल माने 4 साइड की बंद फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कैसे, जैसे कि दुनिया में सारी गर्ल्स हैं तो गर्ल्स कॉमनली उनको गर्ल्स कहेंगे, लेकिन उनके अलग अलग नाम होते हैं ना, अलग अलग क्वालिटीज़ के हिसाब से ये अलग अलग नाम होते हैं, और हर इंसान में दुनिया में अलग अलग क्वालिटीज़ है। उसी तरीके से ये इसके 4-5 टाइप्स हैं जो आपने ज़रूर से पढ़े होंगे अपनी पिछली क्लासेस में। जैसे सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल कैसा होता है, सभी जानते हैं स्क्वायर कैसा होता है, सभी जानते हैं पैरेललोग्राम कैसा होता है, ट्रेपीजियम कैसा होता है, रोम्बस कैसा होता है, काइट कैसा होता है। तो ये इसके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। किसके प्रकार हैं, ये सारे ग्रुप में किसके अंदर आएंगे, क्वाड्रिलेटरल के ये अंदर आएंगे, क्योंकि इन सब में 4 साइड्स होती हैं और ये सारे ही 4 साइड से मिलकर बने होते हैं। पर इनके नाम अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, अब 2D फिगर का एक एग्जाम्पल आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक रेक्टेंगुलर व्हाइट बोर्ड है, इसकी शेप रेक्टेंगल है। ये 2D फिगर है, इसमें क्योंकि 2 डायमेंशन है, एक है इसकी लेंथ, जो लंबी वाली साइड होती है उसको हमेशा लेंथ कहते हैं, और एक है इसकी ब्रेथ, जो छोटी वाली साइड होती है वो उसको इसकी ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, तो ये एक 2D फिगर है और है क्या, इसका नाम रेक्टेंगल। इसमें हमेशा जो 2D फिगर्स होती हैं उनकी सिर्फ एक ही सरफेस होती है, जो वाइट कलर की सरफेस आपको दिखाई दे रही है। और उनका हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट कर सकते हैं उनका पेरीमीटर।
ठीक है, उनका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि उनकी बाउंड्री, पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री को, इसका दूसरा नेम बाउंड्री भी होता है। ठीक है, तो आपने बहुत बार जो है पिछली छोटी क्लासेस में आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाला है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाला होगा, और जो है बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल, बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, बाउंड्री भी सबकी निकाली है, जिसको आप पेरीमीटर कहते थे। ठीक है, अब आते हैं 3D शेप्स में। जो 3D शेप्स होती हैं वो जो होती हैं वो 3 डायमेंशन वाली होती हैं। जैसे कि आप जिस कमरे में रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक 3D शेप है या 3D फिगर है। क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ होती है, ठीक है, ब्रेथ होती है और उसकी हाइट भी होती है, उसकी कुछ ऊंचाई भी होती है। और जो 3D फिगर्स होती हैं वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम को एक्वायर करते हैं, घेरती हैं, मतलब कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं जिसके अंदर हम कुछ सामान रख सकते हैं। जैसे घर में बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं, तो उनके अंदर आप कुछ रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने कुछ वॉल्यूम घेरा होता है। तो इनका जो हम निकालते हैं वो, अच्छा पहले इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे क्यूब, क्यूब की शेप आपने देखी है, जैसे लूडो खेलने वाला डाइस होता है उसको क्यूब कहते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड, जैसे माचिस की डिब्बी होती है उसको क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर, जैसे घर में कोई भी ऐसे सिलेंडर के आकार के डिब्बे होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप हो गई। कोन, कोन का तो बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है, जो आप आइसक्रीम वाला कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं वो। ठीक है, और स्फेयर माने बॉल, फुटबॉल आपने देखी है, वो स्फेयर जैसी फिगर होती है। तो ये जो सारी फिगर्स होती हैं कुछ ना कुछ वॉल्यूम को घेरती हैं। ठीक है, तो ये 3D हैं। और इसमें हम जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस एरिया यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर एरिया क्यों नहीं कह रहे हैं? यहाँ पर एरिया इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि 2D जो फिगर थी उसमें तो एक ही सरफेस थी, तो एरिया कहो या सरफेस एरिया कहो तो इसी के एरिया की बात होती थी। लेकिन जो 3D फिगर्स होती हैं, जैसे कि आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए रूम को, ठीक है, जिस कमरे में आप रहते हैं उसकी 4 दीवारें होती हैं, एक फर्श होता है, एक छत होती है, तो यानी कि 4 दीवारें हो गई, एक फ्लोर हो गया, एक रूफ हो गई, तो उसकी 6 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? हमको चारों वॉल्स का अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा, हर वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर नीचे फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ऊपर छत का एरिया निकालना पड़ेगा, और उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो उस एरिया को कहते हैं सरफेस एरिया, यानी कि हमने सारी सरफेसेस का एरिया निकाल लिया। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है कि वो कितनी जगह घेरती है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि उस 3D फिगर के अंदर कितना सामान आ सकता है, ये पता करते हैं उसका वॉल्यूम निकाल के। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम निकालने का सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, वो हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी 2D और 3D शेप्स की बात। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको और समझा देती हूँ कि पहली जो आपकी 11.1 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपको 2D फिगर्स के बारे में पढ़ना है और उनके सिर्फ एरिया के बारे में पढ़ना है। कहीं पेरीमीटर भी निकालना हो सकता है, फिलहाल हम एरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ेंगे ट्राइंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ठीक है, सर्कल और जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मैं आपको इनके एरिया निकालने का फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल ऐसा होता है, आपको पता है। ठीक है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, छोटा छोटा मैं बना रही हूँ। ठीक है, ट्राइंगल का ये बेस B है और ये हाइट H है। ये रेक्टेंगल है, इसका ये लेंथ L है और इसका जो ब्रेथ है ये B है। स्क्वायर में बना देती हूँ, स्क्वायर हर जगह से एक सा होता है, तो इसकी हर साइड को मैं A लिख देती हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम, इसको ऐसे एरो लगा के मैं बना देती हूँ। पैरेललोग्राम ऐसी शेप होती है। ठीक है, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। सर्कल तो आपको पता ही है, सर्कल। और जनरल क्वाड्रिलेटरल माने इसका कोई भी स्पेसिफिक शेप ना हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है, इसका अगर मैंने एक डायगोनल खींच दिया और यहाँ से H1 परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया और यहाँ से H2 परपेंडिकुलर इस पर, परपेंडिकुलर माने ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, हाइट है, ये 2 हाइट है H1 और H2, और ये इसका एक डायगोनल है D। ठीक है, तो देखो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है
वो होता है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड ए है दोनों साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड, हर साइड इसका ए ही है। पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है, अगर हमको बेस दिया है, ठीक है, और हाइट दिया है, तो तब तो इसका बेस इंटू हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अगर इसका जो है बेस और हाइट नहीं दिया है, लेकिन अगर इसके दोनों डायगोनल्स दिए हैं, कई बार ऐसा होता है, ये किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज़ हो जाएगा, अगर दोनों डायगोनल्स दिए हैं D1 और D2, ठीक है, तो तब इसका जो एरिया हो जाता है वो होता है D1 इंटू D2/2, ठीक है, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करो और हाफ कर दो। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर माने आर इंटू आर 2 बार, और यहाँ पर आर क्या है, जहाँ आर क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन को रेडियस आर से दिखाते हैं, ठीक है। जनरल क्वाड्रिलेटर, कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटर अगर आपको दिया है, उसका एक डायगोनल दिया है, ठीक है, और दोनों कॉर्नर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 2 हाइट्स दिए हैं, तो उस समय उसका एरिया होता है हाफ इंटू डी डायगोनल जितना भी है, और ब्रैकेट के अंदर H1 प्लस H2 का सम करके रखना। ये पूरी टेबल आप बना लें अपनी कॉपी में, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप तब तक इतना रिवाइज करें, इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार अच्छे से देखें, जिससे कि आपको इन सब के बारे में बेसिक जानकारी हो जाए, और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।